नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा आज की बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चर्चा इस विषय पे है कि 24 के चुनाव के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने कमर कस ली है। विपक्ष जहां एक तरफ बेंगलुरु में बैठक करने जा रहा है, बैठक शुरू होने वाली है, और सत्ता पक्ष यहां पर कर बड़ी बैठक करेगा और बैठक के माध्यम से तमाम बिंदु यहां साधे जाएंगे। क्योंकि बीजेपी जहां उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने के साथ साथ हैट्रिक की बात कर रही है कि केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाएगी, तो विपक्ष बोल रहा है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है और इस बार परंपरा बदलेगी और विपक्ष यहां पर सरकार बनाते नजर आएगा। खैर, अब परंपरा बदलेगी या परंपरा चलती रहेगी वो तो आने वाले समय में पता लग जाएगा। पर चूंकि इन बैठकों से पहले जो बदलाव हो रहे हैं, जो दल बदलने की परंपरा चल रही है, वो भी अहम है, और जो जुड़ाव हो रहा है ये जुड़ाव भी अहम है। हालांकि ये जुड़ाव जो है वो जनता के लिए नहीं है, ये जुड़ाव स्वार्थ के लिए है। मैं अपनी डिबेट में हमेशा शुद्ध भाषा बोलता हूं, शुद्ध यहां पर कटाक्ष करता हूं। कारण यह है कि जब जनता के लिए जुड़ाव होता है तो पहले क्या था, अब क्या है और फिर क्या हुआ। मैं यहां बात कर रहा हूं सुभाषपा की। पहले बीजेपी के साथ 18 महीने सरकार में रहे, फिर अचानक मोह भंग हो गया, बीजेपी की नीति समझ में नहीं आई और बीजेपी लगातार पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। तमाम यहां पर आरोप लगाते हुए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गलगलियां लगाकर हुए, बाकायदा यात्राएं की, रैलियां की, जनसभाएं की और कहने लगे कि इस बार बीजेपी को 2022 में हम दफन कर देंगे। खैर, दफन करने की नीति तो यहां कारगर नहीं, पर बीजेपी यहां पर सरकार बनाने में सफल रही 37 साल पुराने मथक को तोड़कर। तो वहीं समाजवादी पार्टी 2017 से आगे बढ़ते हुए 111 जगहों पर अपनी सीट बचा ली या दर्ज कर ली। मजबूत विपक्ष की यहां भूमिका मिली। तो भाई ओम प्रकाश राजभर जब परिणाम आए 2022 के, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी पे कटाक्ष करते रहे कि एसी से निकलकर अब राजनीति करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए, धरातल पर उतरना चाहिए। और इतने सलाह उन्होंने दी कि अखिलेश यादव भी उनकी सलाहों से नाराज हो गए और कहा कि आप जा सकते हैं। और जब जाने की बात कही गई, उसके बाद उन्होंने अपना जो सिस्टम था, जो अपना एक जुड़ाव था, वो खत्म कर लिया। उसके बाद से लगातार ओम प्रकाश राजभर कभी विपक्ष कभी सत्ता पक्ष की तारीफ करते नजर आए। कभी बोलते थे कि यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कभी विपक्ष पर आरोप लगाते थे तो कभी सत्ता पक्ष पर आरोप बोलते थे, कभी बीजेपी को जनता की विरोधी पार्टी बोलते हैं तो कभी विपक्ष को लेकर लगातार बोलते कि विपक्ष यहां पर शून्य है। खैर, रसा किसी के दौर में यह बात कही जा रही थी 7 अक्टूबर को सुभाषपा प्रमुख ऐलान कर सकते हैं पटना में कि वो किसके साथ जाएंगे, पर यहां पर ऐलान पहले हो गया। यानी ऐलान यहां कल ही कर दिया गया और ऐलान कर दिया गया कि उन्होंने एनडीए के साथ अपना नाता जोड़ लिया है। अपने पुत्र अरविंद राजभर और स्वयं गृह मंत्री अमित शाह से मिले और वहां से एक तस्वीर जारी हुई और तस्वीर वायरल हुई और तस्वीर के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि अब एनडीए के साथ जा रहा है और खुलकर उनका स्वागत किया गया। अब स्वागत मजबूरी है या स्वागत जरूरी है, वो तो सुभाषपा प्रमुख जानते होंगे और शायद बीजेपी भी जानती होगी कि स्वागत मजबूरी में किया गया है या वास्तव में जरूरी है इसलिए किया गया है। खैर, मजबूरी जरूरी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल कुछ शब्दों का अंतर है। पर यहां पर जिस तरह से दारा सिंह चौहान को भी बीजेपी की दोबारा याद आ गई, सपा में चले गए थे चुनाव से पहले, पर न जाने क्यों अचानक उनको लगा कि नहीं, अब चुनाव आ गए हैं और बीजेपी के साथ जुड़ना चाहिए। उनका जुड़ाव भी हो गया है और सुनने में यह भी आ रहा है कि तमाम आरोपों से घिरे आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी वो भी बीजेपी से जुड़ सकते हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर सूत्र है और हम जैसे खबर भी सूत्र की चर्चा जरूर करते हैं। पर यहां जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनका कुछ पता नहीं ओम प्रकाश राजभर का, कटाक्ष किया, वो किसी के नहीं है, अपने जो समाज है उनके भी नहीं है। तो जो कटाक्ष है उसके साथ साथ एक नीति और जारी होती है, यहां पर एक नीति और समझ में आती है कि कुछ ना कुछ हो। यहां पर 24 चुनाव के लिए अपने आप को मजबूत करने की कवायद चल रही है, चाहे बेंगलुरु की बैठक की बात करें या फिर बीजेपी की आने वाले समय में कल की बैठक की बात करें। यहां पर केवल एक उद्देश्य, जीत। यहां केवल एक उद्देश्य, सत्ता। यहां केवल एक उद्देश्य, हैट्रिक, या यहां पर एक उद्देश्य, बदलाव। ये बदलाव होगा या हैट्रिक होगी, समय बताएगा। फिलहाल
एक महत्वपूर्ण जानकारी से चर्चाओं को बढ़ाते हैं। देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है, किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनडीए के पास भी बहुत घटक दल हैं। छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है। तो ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला है। तो नरेंद्र मोदी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला है। फिलहाल यहाँ अकेली जनता है कि जनता के मुद्दों की बात कोई नहीं करता। और मैं तो यह बात हमेशा कहूँगा। फिलहाल यहाँ पर जनता के मुद्दों की बात को अलग रखते हुए यहाँ पर हम बात करते हैं 24 चुनाव की रणनीति को लेकर, विपक्ष की नीति, तैयारी और सत्ता पक्ष की रणनीति को लेकर। देशबंधु दीक्षित भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आप सिर के फॉरवर्ड प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस से अपनी राय देंगी सुधा मिश्रा। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा देशबंधु दीक्षित से। देशबंधु भाई यहाँ पर कमान कस ली गई है, 32 दल जुड़ रहे हैं वहाँ पर बैठक में, और बैठक के माध्यम से आपका सफाया करने की तैयारी हो चुकी है। और सीधा कहा जा रहा है, जयंत चौधरी का बयान आपने देखा हमारी डिबेट पर, सीधा बोल रहे हैं कि इस बार सफाया है। और सफाया कैसे करेंगे, वो आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि आप तो हैट्रिक की बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। 80 सीट कैसे जीतेंगे, और खास तौर से मुस्लिम बहुल एरिया में वहाँ कैसे जीतेंगे। तो वहाँ पर तो वही आपकी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की जो एक पटकथा है, जो हमेशा आप बोलते चले आते हैं, विश्वास है आपका, वो कैसे आप बताएंगे। हालांकि आप तमाम बातें बोलते हैं मुस्लिम वर्ग को लेकर, पर यहाँ पर जो चुनौती है बड़ी है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक आपके तमाम सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बहुत बेहतर नहीं आया है। चुनौती बड़ी है, कैसे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, और चैनल में बैठे हुए मेरे साथी सभी महानुभाव लोगों को नमस्कार। गौरव भाई, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में एक साथ कई प्रश्न पूछ लिए। बिल्कुल पूछूंगा भाई, तो मुझे समय दीजिए, एक एक करके मैं क्रमवार स्टार्ट करता हूँ। देखिए, बेंगलोर में बैठक हुई और अभी आपने चलाया भी, जयंत चौधरी चल रहे हैं, और अभी आपने देखा आज सुबह ही कुछ घंटे हुए हैं माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के दारा सिंह चौहान और पूर्व मंत्री सम्मान से नाम ले रहे ज्वाइन किया उन्होंने, बड़ा आरोप लगाते थे उनके ऊपर। और उससे पहले आपने देखा सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी कल ही ज्वाइन किया अपने पुत्र के साथ। दिल्ली में हम गृह मंत्री माननीय अमित शाह तो पानी पी के कोस रहे थे आप लोगों को। नहीं गौरव जी, मेरी बात पूरी हो जाने दी। देखिए, ये लोग गए थे, याद दिला रहा हूँ, देखिए जवाब में भूल ना जाए, नहीं ज्यादा प्रेम ना आप दे। नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं। अरे बहुत समय हो गया भाई, 18 महीने पहले, 18 महीने आपके सरकार के साथ रहे थे। देखिए, गए कार्यकाल आगे 4 साल हो गए। नहीं गए ये लोग 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गए, और 18 महीने जैसा कहा, उस बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ। आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत चतुर और बुद्धिमान पत्रकार भी हैं, लेकिन आप देखिए जो 18 महीने इन्होंने बिताए, आपने देखा होगा, आप ये अंदर की भी बात जानते हैं, छुपी नहीं है, कि अंदर खाने ओपी राजभर या दारा सिंह चौहान, अभी तो बहुत सारे दल ऐसे हैं जो गए हमें छोड़कर, वह भी राजद में वापिस आ रहे हैं। देखिए, अभी 18 तारीख को अब इन्होंने आज बैठक की है, आपने देखा ही कि कई बातें अभी चल रही बैलेंस में, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। लेकिन जो कुंठा, हताशा और निराशा से गए थे विपक्षी दल, देखिए वो इनकी पूरी नहीं हुई। और सब जानते हैं खोखले वादे करके। और रही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात देखें तो यहाँ के नेता आप देख रहे हैं, इन्होंने तोड़ा जरूर और बहुत सारे सपने दिखाए, लेकिन वो सपने अब देखिए ओपी राजभर का भी जब भ्रम टूटा, कहते हैं ना आंखों के आगे से जब सपने फिर चले जाएगी वापस। हाँ, तो वास्तविक स्थिति का पता चलता है। और आज अगर सुबह आपने बयान चलाया था, मैं भी देख रहा था कहीं बैठे, आप ही शायद आप ही के चैनल पे प्राइम टीवी पे चल रहा था कि किस प्रकार का उन्होंने प्रलोभन दिया और किस प्रकार के उन्होंने वादे किए थे। वो एक एक वादे हमारे माननीय अखिलेश जी ने तोड़े, और जब उनको सच्चाई का भान हुआ
और यह बात सत्य है कि 4 बार हमारी संवा की सरकार रही, क्या एक बार भी कोई दलित चेहरा या मुस्लिम चेहरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है? केवल दलित और पिछड़े और आदिवासी के नाम पे ये जो पीडीए बना, ये गठबंधन केवल राजनीति करता है। और आपको बता दें, इनका यूज एंड थ्रो की पॉलिसी हमेशा चलती है। और रही बात विपक्षी एकता की, तो आप देख ही रहे, विपक्ष में तो आपस में फुटअव्वल है। और आपके माध्यम से मैं पूछना भी चाहूंगा आपके चैनल और आपके माध्यम से कि 2024 में चेहरा कौन सा होगा भाई? अच्छा, अभी तक तो चेहरा ही फाइनल नहीं हुआ। और इनकी कूटनीति आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। अभी नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ही, अभी 2 दिन पहले, कितनी बर्बरता से लाठी चलाई। अच्छा। ये इनकी नीति है कि लूटो खाओ, उसके बाद चोरी और उसके ऊपर सीना जोरी। अच्छा, अब दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी की, मैं अपनी बात कर ले रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और जो आपने अभी बात कहा, 2014 के चुनाव में भी हम 72 सीटें जीते थे अपने सहयोगियों के साथ। गौरव भाई, ये रिकॉर्ड हमारा रहा भारतीय जनता पार्टी का और यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का। 2019 में भी हमने 62 सीटें अपने सहयोगी दलों के साथ जीती। तो भारतीय जनता पार्टी का, नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम अपने ही कीर्तिमान को तोड़ते हैं। अगर हमने 2014 में 72 जोड़ा, तो इस बार हम 72 पाए हैं। और इसी उत्तर प्रदेश की जनता, देशबंधु भाई, 2014 में 71 सीटें आप जीते थे और 2019 में आप 64 सीटें जीते हैं। और 2 अगर आपके अपना दल की जोड़ ले तो 66 सीटें होती हैं। तो यहाँ पर आपको 7 का नुकसान हुआ था। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया? हारने का रिकॉर्ड किया, पर नुकसान का रिकॉर्ड नहीं। आप देख लीजिए, आपने जो कहा, तो हम वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और जो कुछ सीटों पे कमी है, तो हम जब अगर 72 और सहयोगी के साथ 74 जीते, जैसा कि आपने कहा, मैं उसी बात को मानता हूं, तो 74 के बाद 80 कोई बात नहीं। 64 नहीं, 66। अगर एक बालक जो है 90% पाता है, तो 95% के लिए ट्राई करता है, प्रयास करता है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की केंद्र की सरकार, 30 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड गड़बड़ है। हमने अपने ही सारे कीर्तिमान ध्वस्त किए। गौरव भाई, आप भी कहोगे 37 वर्षों बाद यही उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां जो दंगा बीमारू राज्य कहा जाता था, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अरे ऐसा मत करिए, आपकी सरकार भी रही है, कल्याण सिंह सरकार भी रही है, राजनाथ सरकार भी रही है। ऐसा मत कहिए भाई, सोच समझ के बोलिए देशबंधु भाई। आपकी कल्याण सिंह सरकार भी रही है, राजनाथ सरकार भी रही है। नहीं, देखिए, मैं बहुत पुरातन वर्तमान की जो परिस्थिति है उस पर वक्तव्य करना चाहता हूं। पुरानी बात करने में याद दिला दूं आपको। और मुस्कुरारी मेरी बात तो पर। बहुत सारा, गौरव भाई, समय खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया उसका एक बार उत्तर, और आप देखिएगा आने वाले दिनों में राजद का कुनबा बढ़ता जाएगा। और निस्संदेह तीसरी बार हम यशस्वी प्रधानमंत्री को हैट्रिक मारकर लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, बनाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी आपकी यहाँ पर हमने देखा है पूरी महत्वाकांक्षा और भी मजबूती। चंचल यादव, बहुत मजबूती है, बहुत महत्वाकांक्षा है और पूरा दृढ़ निश्चय है नरेंद्र मोदी को यहाँ पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर। भाई आप क्या क्या चल रहा है? आप लोग तो लगातार बैठक करते रहते हैं। ये हर महीने बैठक कर रहा है, टूर कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बैठक के बाहर के यहाँ पर तमाम तरह की चर्चा चल रही है कि हाँ भाई इस बार ऐसा करेंगे, इस बार ऐसा करेंगे। पर बैठक के बाद जो एकजुटता नजर आनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही बैठक खत्म होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो कुछ लोग बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के चले जाते हैं। बयान जो आते हैं वो भी यहाँ पर समर्थन की बात नहीं आती है। और जैसे देशबंधु भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ पर कौन उम्मीदवार बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भाई अगर बीजेपी से यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माने जा सकते हैं, तो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कौन रहेगा? कि एक सवाल आपके सामने भी बड़ा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर राहुल गांधी की बात करेंगे, और अगर अखिलेश यादव की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में उनको यहाँ पर एक ऐसा परिणाम लाना पड़ेगा जिसको लेकर सभी लोग वशीभूत हो जाए और उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहें। जी देखिए गौरव जी, बहुत धन्यवाद आपका। एक एक बातों का जवाब दूंगा मैं। बोल लीजिए। आज देखिए हालत यह है, आरएसएस ने सर्वे कराया था, अच्छा, जिसमें ये मालूम चला कि मोदी ब्रांड फेल हो रहा है। ब्रांड क्या होता है ये? अरे मोदी ब्रांड, मोदी मोदी मोदी, अभी से बात हो रही है ना, मोदी मोदी। कंपनी है क्या कोई? प्रधानमंत्री है भाई कंपनी बना के रख दिया लोगों ने। अच्छा, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक रूप में केवल पूरे देश में काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं। केवल मैं बता रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल भी रहा हूँ, सुनिए बात को, स्वीकार लिया। और दूसरी बात, आपने देखा होगा जिस तरीके से 2014 में जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी के लोग करके आए थे, अभी हमारे दीक्षित साहब ने बहुत सी बात कही कि हम लोग वादे पे काम करते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि 2014 के आपको वादे करना याद हो, मैं आपको याद दिला देता हूं। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 100 दिन के अंदर काला धन का वादा था, 2022 तक गंगा सफाई की बात करते थे, आदर्श ग्राम बनाने की बात करते थे, स्मार्ट शहर बनाने की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे आप।
महंगाई की बात करते थे, ये मोटे मोटे वादे आपके थे। अच्छा। और इन सारे वादों के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। दूसरी बात, दंगा की बात हो रही थी। आज अगर आप देखें, दंगा की बात हो रही है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है, इतना शायद ही किसी प्रदेश में इतने लंबे समय तक दंगा रहा हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ग्रहण समारोह था वहां पे बोल के आए थे कि किसी की नजर नहीं पड़ती थी। अच्छा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी नजर लगी कि मणिपुर की जनता आज सोचो आज कहां पे है। अच्छा। और किस हालात में है। और हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मां तक नहीं बोलना चाहते। आप गए थे क्या वहां पर? अरे मैं बता रहा हूं, पूरे देश की नजर है। सुनिए, दर्द चले जाते हैं। नहीं, दूसरी पुलिस की नजर है। अब रही बात अभी हमारे यहाँ बात हो रही थी कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, आना जाना तो लगा रहेगा। चुनाव जब आता है तो चुनावी मौसम है, वो मौसम में लोग आना जाना लगे रहते हैं। आपके भी तो लोग बहुत सारे लोग आने के लिए आतुर हैं, इधर से भी लोग जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो सीधी सी बात है, अभी दारा सिंह चौहान का सेकंड टर्म शुरू हो गया है। अच्छा। दूसरा राउंड चल रहा है उनका। अच्छा। तो आपके यहाँ से शुरुआत किया उन्होंने। अरे आप क्या है, आप भी बुला लेंगे भाई, आपको मैं सुनिए तो नहीं, अब ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। दूसरी बात बता रहा हूं कि जनता सबक सिखाएगी इनको। कारण क्या है कि जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर वो 1200 रुपए में लोग खरीद रहे हैं। जिस महंगाई की नहीं, माँ के आंख में आंसू वाला पोस्टर आपको याद होगा ना, जो सारे पेट्रोल पंप पे लगे रहते थे। अब वो शायद हटा दिया, लेकिन इसलिए हटा दिया कि डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो गए। तो आम जनता देखती थी तो मोदी जी के बारे में अच्छा अच्छा बोलती थी। अच्छा, ठीक है। खराब बोल रहे हैं क्या? मैं वही बात बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाता हूं कि आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है। पूरे हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। लीजिए, मैं बताता हूं आपको कैसे। आपने अगर देखा होगा जिस तरीके से, मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले महाराष्ट्र के जो नए शपथ ग्रहण समारोह हुए थे, 2 दिन पहले शहडोल में बोलते हैं कि दुनिया और हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी कोई अगर है तो एनसीपी है। अच्छा। 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार की बात कही प्रधानमंत्री जी ने। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते आजकल। अच्छा। आपको याद होगा उन्होंने क्या किया, फिर अगले दिन ही 2 दिन बाद उसी पार्टी के नेताओं को शपथ ग्रहण कराने का काम किया। और देखिए, दुनिया में हिंदुस्तान का इतिहास जब लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लिखा जाएगा। अच्छा। एक बार उसी आदमी को 4 बजे शपथ ग्रहण कराया गया था। अच्छा। आपको याद होगा। अच्छा। 3-4 साल पहले 4 बजे भोर में, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। तो भ्रष्टाचार के नए नए आयाम भारतीय जनता पार्टी के लोग गढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा था कि अभी बात हो रही थी, आपने देखा भ्रम की बात हो रही थी। भ्रम की बात है, देखिए भारतीय समाजवादी पार्टी ने आदरणीय राजभर साहब को स्पष्ट कह दिया था कि आप भाई इधर उधर जहां जाना है जाइए। आपको लगता है आपने जिन वादों के साथ, अच्छा, आप बीजेपी से आपने वादा खिलाफी का आरोप लगा करके बीजेपी से आप सपा में आए थे। अच्छा। आपने कहा था सामाजिक न्याय समिति की बात कही थी, आपने जाति जनगणना की बात कही थी, आपने पिछड़ों के अधिकार की बात कही थी। और क्या क्या बोलते थे राजभर साहब, आपको याद होगा। आप बोलते थे कि अगर मोदी जी और अमित शाह को मैं गुजरात नहीं भेज लिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। मैं शब्द बोल नहीं सकता, हम लोग समाजवादी लोग हैं, अब एक सभ्यता में, एक मर्यादा में बात करते हैं। अच्छा, वो चंचल भाई, मुद्दा एक ये भी है कि जो बैठक हो रही है, हाँ, तमाम छोटे दलों को बुलाया गया है। उन बातों तो आप तो छोटे दलों को सम्मान ही नहीं करते। नहीं, मैं उन बातों पे आ रहा हूं। सुनिए, आ जाइए। छोटे छोटे दल की बात आप करते हैं, उन बातों पे आऊंगा। उसके बाद आपने देखा क्या क्या शब्द यूज करते थे उस शब्द में। राजभर साहब ने कहा दुनिया के सबसे बड़ा कोई झूठा आदमी है तो प्रधानमंत्री को बोला उन्होंने, मुख्यमंत्री जी को बोला उन्होंने। ये शब्द नहीं बोल सकते, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो। अच्छा। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो छोटे छोटे दल की बात करें, अगर छोटे दल की बात आप कर रहे हैं तो हमारे साथ एक अपना दल कमेरावादी पार्टी भी है, उनको भी निमंत्रण मिला है। महान दल को भेजा कि नहीं भेजा है? सुनिए, जो हमारे साथ मैं बता रहा हूं, आपने महान दल की याद दिलानी मैंने। और देखिए, दिल बड़ा होना चाहिए। सुना है, गाड़ी वाड़ी सुन लीजिए, दिल बड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं गौरव जी, आपने जो बात कही प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात है। आप सोचिए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय गए थे। अच्छा। पूरे देश को उम्मीद थी कि भाई कोई आदमी अगर जिस विद्यालय में पढ़ा होगा तो एक बार अपने पुराने समय को जरूर याद करेगा। अच्छा। और प्रधानमंत्री की आपने डिग्री देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री मामला नहीं है आज। सुनिए, नहीं मामले बात कर रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री, लोगों उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बोलेंगे कि मैं इन्हीं बेंचों पे बैठ करके पढ़ाई किया करता था, इन्हीं पेड़ों के नीचे मैं बैठा करता था, अपने दोस्तों से मिला करता था। किसी दोस्त का, किसी टीचर का नाम लेंगे, लेकिन नहीं लिया उन्होंने। अच्छा। इसलिए हमारे, आप देखें जो विपक्ष में बात है, आज कई सारे लोग प्रधानमंत्री बनने की होड़ में हैं। अच्छा। आप मुझे बताओ, मतलब कई सारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, काबिलियत है उनके अंदर। अच्छा, और पढ़े लिखे लोग, वेल क्वालिफाइड लोग हैं। अच्छा, नाम बता दीजिए। और हमारे पास, मैं बताता हूं, सुनिए, नाम बता दीजिए। नहीं, सुन लीजिए, नाम नोट कर लीजिए। गौरव जी, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, मैं जान रहा हूं आप जो कमाना चाह रहे हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो है भैया, मुद्दा आपने उठाया तो मेरा नाम भी सुन लो। मैं बता रहा हूं, भाई नोट करने में मैं भी नोट कर लूंगा। हमारे पास ऑप्शन बहुत है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई हम, आपके यहाँ तो केवल एक मोदी जी मोदी जी मोदी जी हैं। अच्छा। आपका दूसरा कोई है क्या? कोई बोल देगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री के मन में लड्डू फूट रहे, प्रधानमंत्री मुझे बनना है। आज दोनों इंजन टकरा रहे हैं।
अच्छा। आपने देखा होगा जो आदरणीय राजभर साहब की जो एंट्री हुई है, दुर्घटना हो रही है, आदरणीय राजभर साहब की जो एंट्री हुई है, दुर्घटना तो नहीं हो रही ना, उसी का नतीजा है। हाँ। आदरणीय अमित शाह जी ने इनको ज्वाइन कराया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बगैर मर्जी के। अच्छा। आप देखेंगे आने वाले समय आपको देखने को भी मिलेगा। अच्छा। खैर उन बातों पे मैं नहीं आना चाहता हूं, उनका अच्छा, मैंने आपसे प्रश्न पूछा, छोटे दलों को भी यहाँ न्योता दिया गया है। हाँ, आप तमाम अच्छाई बता रहे थे कि हम सबका साथ देते हैं, महान दल के साथ क्या वैसा कर दिया भाई, क्या बुराई? मैं उस बात पे भी आता हूं। पहले आप मैंने बताया कि जो है, मेरा मुद्दे जवाब दीजिए, फिर मैं हाँ, तकी भाई को लेता हूं। नहीं, अगले टर्म में बस पूछूंगा आपसे 20 सेकंड और लूंगा। बोल लीजिए। आपने कहा कि 74 सीट 72 सीट, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1999 में भारतीय जनता पार्टी को 58 सीट थी लोकसभा में, और हम लोग 2004 में इनको ला करके 9 सीट पे लाके खड़ा कर दिए थे। आपको याद होगा जब साइनिंग इंडिया का नारा लगा था, बहुत लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा। अच्छा। आपको याद होगा सारे टेलीफोन पे फोन आते थे। अच्छा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूं, मैं अच्छा। वो बातों को नहीं छोड़ता। 2004 में 9 सीट पे आ गए थे, और अच्छा। 2024 में आपको दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा। ये समाजवादियों का जो है प्रतिज्ञा है, देश बचाने की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, देश सबसे पहले। आपने तो जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की, संवैधानिक संस्थाओं की, आप मुझे बताओ इतनी ज्यादा सुप्रीम टिप्पणी किसी पार्टी के लिए। आपने मेरी बात का जवाब नहीं, चंचल भाई मेरा जवाब नहीं दिया जी। महान दल के साथ क्या करेंगे, बुलाएंगे क्या? देखिए नहीं, महान, मैंने बताया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को देश बचाने की मुहिम में जो भी कोई आएगा उसका स्वागत है, और विपक्ष का काम यही है कि कैसे देश बचे। देश रहेगा तभी सारी चीजें रहेंगी। आपने देखा होगा अकेले 3.25 लाख नौकरियां रेलवे में खत्म कर दी गई। आपने देखा होगा एयरपोर्ट सारे बेच दिए गए। आपने देखा होगा जितने सारी जो हमारी नॉर्दर्न कंपनियां थी उन सबको बेचने का काम किया गया। आज रिलायंस का पेट्रोल डीजल चंचल भाई आ गया, आ गई बात, आ गई। आप सोचिए कि आप देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो। चलो ठीक है, महान दल को नहीं बुलाएं, मुझे पता है, मैंने बोला समान विचारधारा, क्योंकि उन्होंने आपके नेता को छोटे दल का नेता बोल दिया था। ठीक है, 15 जून की बात है, 2023 की बात है। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस सुधा मिश्रा, सुधा जी भाई बैठक में गई हैं और यहाँ पर बड़ी मुस्कुराहट आपके नजर आ रही है। लगता है कि कुछ जो वहाँ पर बैठक हुई है और जो कल होगी बड़ी सकारात्मक जाने वाली है। पर बीजेपी यहाँ पर 80 सीट जीतने की बात कर रही है, हैट्रिक की बात कर रही है। कैसे रोकेंगे विजय रथ को, क्योंकि अभी भी तमाम चीज़ें आनी बाकी हैं। अभी भी अगर रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाना है तो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में स्थिति बड़ी खराब है। केवल दो विधायक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी यहाँ पर देने प्रियंका गांधी आई थी, पर 40% महिलाओं को टिकट भी दिया, पर मामला बिल्कुल सिफर रहा और केवल 2 सीट जीत कर आए। पर उसके बाद हमने निकाय चुनाव में देखा पूरी तरह से बाकोवर दे दिया। लग नहीं आता कि कांग्रेस इस चुनाव में उतरी है। तो कैसे यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में अपने झंडा गाड़ेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना उत्तर प्रदेश के आप राजनीति सोच नहीं सकते हैं कि रास्ता कहीं ना कहीं यहाँ से होकर जाता है। तो क्या विपक्षी दलों के सहारे बैठी रहेगी उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में कोई नया जीवंत व्यवस्था करने जा रही हैं उत्साह फूकने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में और चुनाव लड़ने के लिए? सुधा मिश्रा जी। गौरव जी नमस्कार आप सभी को। जी, आपके प्रश्न कई सारे आ गए, आपने 8 प्रश्न मुझसे किए, लेकिन उन सब प्रश्नों का बस एक ही सार था और मैं उसी का उत्तर मैंने 8 प्रश्न नहीं किया, मैंने एक ही प्रश्न किया है, घुमा घुमा के किया है। अब 8 प्रश्न नहीं थे, मैंने एक ही प्रश्न किया है। प्रश्नों का मैंने कहा जी, मैंने कहा ना सार एक ही है, और उस सार का मैं उत्तर देना चाहूंगी। गौरव जी, मुझे अच्छा ही लगता है कि कम से कम कांग्रेस क्या नहीं कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए और क्या हम करने जा रहे हैं। इनके प्रश्नों के बारे में सबको बहुत जानकारी चाहिए होती है और लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल, तो अभी हमारे भाजपा के भाई जो बोल रहे थे कि वादों पे काम करते हैं, तो मैं उनको दुरुस्त कर दूं, वादों के लिए बस वादों के लिए उतरते हैं और वादों पे काम करके वादों पे पूरा वाला काम नहीं करते हैं। अच्छा। तो अपनी बात को पहले दुरुस्त कर लें। दूसरी, कांग्रेस, मैं मानती हूँ कि राजनीति में जीतना हर पार्टी का उद्देश्य है, और जनता के हक में हम तभी बातें कर पाएंगे जब हम जनता के उन मतदान के बाद सत्ता में हों। अच्छा। ये दोनों बात सच है जी। और हार और जीत 2 ही चीजें हैं जो आपको राजनीति में मिलेगी, या तो हार मिलेगी या तो आपको जीत मिलेगी, या तो सत्ता के साथ होंगे या आप विपक्ष में होंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, हम सभी को, मतलब समस्त देशवासियों को पता है कि दिल्ली तक का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, या समस्त राज्यों को मिला के हम दिल्ली तक पहुंचते हैं। तो जी बिल्कुल। अब दूसरी बात कि हम क्या कर रहे हैं। दिक्कत गौरव जी, जो इस जनता को अलग करके आपस में ही ये लोग जो बार बार प्रश्न करते हैं कि विपक्ष का चेहरा कौन, क्या इनको ये नहीं पता कि विपक्ष जब चुनाव होता है, जनता क्या प्रधानमंत्री के चेहरे का चुनाव करती है या सांसदों का चुनाव करती है? आखिर जनता चुनती किसको है?
सांसद ये लोग होगा। सीधे आपसे प्रश्न करेंगे कि बैठ के कि आपका भाई, हम जब सदन की मीटिंग होगी, सांसद चुने जाएंगे, उनके एक मत से एक चेहरा चुना जाता है। बिल्कुल। ये संवैधानिक प्रणाली है आपकी, जी। उसके बावजूद कोई प्रश्न नहीं। अगर मैं इनसे पूछूं कि सांसदों के बिना सहमति के ये पहले से ही प्रधानमंत्री का चेहरा अगर प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो इन्होंने किस संवैधानिक नियम को पालन किया है, या अच्छा। किस संवैधानिक नियम के तहत ये काम कर रहे हैं? पूछूंगा भी क्योंकि जसवंत जी से। संविधान को झुठला रहे हैं ना जी। क्योंकि संविधान आपको कहता है कि जब सांसद चुने जाएंगे, उनकी आम सहमति से चेहरा बनाया है। जाएगा। और ये संविधान के इतर होकर बात करते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने इस देश के लिए, और सिर्फ देश के लिए नहीं, इस देश के लिए, इस देश वर्तमान के लिए और भूतकाल में जो हमने किया उसकी मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन हम इस देश की आत्मा के साथ जुड़ के जनता के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। और जनता इन बातों को अब समझने लगी है। जो आप 2 विधायकों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमने एक जो बहुत पहले होना चाहिए था, महिलाओं की भागीदारी 50% अगर महिलाएं हैं, 49% महिलाएं हैं और उनकी भागीदारी का परसेंटाइल बहुत कम है, तो हमने कम से कम इतनी हिम्मत तो की कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, क्योंकि ये लोग फिर बात करते हैं कि किसी और राज्य में क्यों नहीं, हमें राजनीति में एक नया प्रयास, नया कदम उठाना था। हमने, कांग्रेस ने इस प्रदेश में काम किया, हमने उतनी महिलाओं को दिए टिकट, हमने देखा कि क्या महिलाओं में उत्साह है। और गौरव जी, आप विश्वास करेंगे, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए, आप लोग जानते हैं, खबरनवीस हैं, आपको पता है कि महिलाओं के बीच में इस बात का संदेश कितना अच्छा गया। अच्छा। जब बार बार बात होती है कि सत्ता में हम नहीं आए या आपके पास विधायक नहीं है, तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि कितने % वोट पाके भाजपा सत्ता में है, तो इसका मतलब आप कहोगे कि 30 से 40% के बीच में 60% से अधिक जनता नहीं चाहती है कि भाजपा की सरकार बने। बस यही है कि हम उसको मतदान में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मतदान में कन्वर्ट नहीं कर पाए, ये हमारी हार है। अच्छा। हम उनको समझा नहीं पाए कि जो आप मतदान नहीं कर रहे हैं, वो मतदान आपको देश हित में करना चाहिए। ये हमारी हार है, न कि ये सुधा जी, 2 सीट पे सुधा जी, हम जानते हैं जी। आपको नहीं लगता कि सत्याग्रह राहुल गांधी की सजा को लेकर करते हैं आप लोग? अभी मौन सत्याग्रह किया था, उसके पहले एक बार सत्याग्रह किया था। ये का सत्याग्रह जनता के लिए कर लीजिए, जब तक जनता जाग जाए, उत्तर प्रदेश में आपके साथ जुड़ जाए। अच्छा गौरव जी, मेरा एक प्रश्न है, पूछ लीजिए, मैं तो जवाब दूंगा आपको। किसके लिए कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे प्रश्न, क्या राहुल जी इस देश के नहीं है क्या? बिल्कुल राहुल जी के साथ अगर गलत हो सकता है, नहीं बताती हूँ मैं आपको। नहीं, उनकी सजा का दर्द है, जनता के लिए दर्द नहीं है आपको? नहीं, मैं आ रही हूँ। आइए, मैं तो सुनने तैयार हूँ। अगर वह सांसद जो देश की जनता के द्वारा चुना गया था, उसको एन केन प्रकार के उसके पीछे सत्ता जो विपक्ष, सत्ता जो पक्ष पे बैठी हुई है, अगर वो उसको सता सकती है, तो जनता उनके लिए क्या है? कुछ नहीं। अच्छा। ये हमारा संकेत है कि अगर राहुल जी के साथ इतना बुरा हो सकता है, ये जानबूझ के उनके साथ इतना बुरा कर सकते हैं जिसके पास। अच्छा ये आज तक हमारे देश में सत्याग्रह कई व्यक्ति विशेष के लिए लड़ा गया क्या? नहीं, मैं आ रही हूँ। सुधा जी, आज तक हमारे देश का सत्याग्रह का इतिहास किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया? मुझे जवाब दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हाँ। क्या आज तक के इतिहास में मानहानि पे इतनी बड़ी सजा मिली थी? इस तरह से न्याय किया गया था? आपके पास उत्तर ना में होगा। अच्छा। जब ना में उत्तर उसका है, जब ये पहली बार ऐसी घटना होगी, तो हमें सत्याग्रह इस कारण भी करना पड़ेगा। अच्छा। संवैधानिक मूल्यों को धता बता के इस देश में जो कार्य हो रहा है ना, जनता का चुनाव प्रतिनिधित्व, ये पहली बार नहीं है। उनका घर आपको बता दूं, हेट स्पीच के मामले में आजम खान को भी सजा हो चुकी है। जी, मैं जानकारी है कि नहीं है? सपा वाले सत्याग्रह निकालेंगे क्या? अधिकतम सजा पहली बार राहुल गांधी को दी गई इस तरह से। ये लिखा गया है, ये एक, अरे भैया आजम खान की सरसना भी गई है, कैसी बात कर रही है सुधा जी आप? यही मामले में गई है आजम खान जी के। नहीं, मैं आ रही हूँ। केवल विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। क्या दिया उसे फैसला? एक किसी नेता का नाम बता दो। फैसला क्या आया जी? फैसला क्या? सरसर चली गई, उनकी सरसर चली गई है। सोचिए, नहीं चली गई, लेकिन गलत था ना। अच्छा, गलत था। कोर्ट ने क्या कहा? अच्छा, नहीं तो कोर्ट ने, आप आजम खान के लिए इतनी दिक्कत हुई थी क्या? आजम खान सपोर्ट कर देती है आप समाजवादी पार्टी का कि हाँ भाई ये गलत हुआ है? मैं आ रही हूँ जी। जिसका सपोर्ट हमें करना है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इस सत्याग्रह सिर्फ सांकेतिक रूप से राहुल जी के साथ अगर गलत कर सकते हैं, तो जनता को कहाँ छोड़ेगी वो सत्ता जो इस समय। चलो उम्मीद करेगी कल की बैठक में एक तरह से समर्थन जुटाया जाएगा कि राहुल गांधी के लिए संघर्ष किया जाएगा और उनके जो सदस्यता है वो बहाल की जाएगी। गौरव जी, आप मेरी बात में जोड़ लीजिए कि ये प्रतीक है इस देश के लिए कि अगर उस सांसद जो जनता ने चुना था, उसके साथ लोग ऐसा कर सकते हैं, तो सामान्य जन के साथ क्या करेंगे? ठीक, सामान्य सांसद नहीं बनना। ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी भाई, आप तो अभी यमुना से परेशान है, लगातार बाढ़ है और खैर अब क्या कहिए, अब यमुना को छोड़कर आपके केजरीवाल जी जो है बैठक में चले गए हैं, अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है यमुना जी।
और झील, और दिल्ली में 350 नहरें हो क्या झीला ही बन चुकी हैं। ऐसे तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या इसकी चर्चा नहीं करूंगा, यहाँ चूंकि बैठक है, मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इकट्ठा से करते हुए केवल एक बात पूछूंगा कि अध्यादेश पे यहाँ पर आपके साथ हो गया है, तो क्या अध्यादेश पर साथ मिलने से आम आदमी पार्टी जुड़ जाएगी और किस तरह यहाँ पर रणनीति बनेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी जलजले की तरफ आई और जलजले की तरफ यहाँ लगातार बढ़ती चली जा रही है, पर जलजला उत्तर प्रदेश में आता तो उसका जो जलजला होता है वो शांत हो जाता है। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको पसंद नहीं करती है, विधानसभा चुनाव में शून्य, और सबसे महत्वपूर्ण बात है दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव होते हैं वहाँ भी आपका सुपड़ा साफ हो जाता है। 30 बार सरकार जरूर बना बैठे आप दिल्ली में, पर लोकसभा चुनाव में आपका जादू नहीं चलता। कैसे जादू चलाएंगे? क्योंकि यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है रणनीति और उसके साथ काम। सर मोहम्मद तकी, देखिए, पानी पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो वो प्रधानमंत्री ने देश की जनता को सताया हुआ है। अच्छा, ये साफ दिखाई देता है। अच्छा, वो जब ये यूएस गए थे उस वक्त जब मणिपुर जल रहा था, अच्छा, और यूएस में सवाल पूछा गया था प्रधानमंत्री से, लोकतंत्र पे भाषण दे रहे थे, तो उनके हाथ कांप रहे थे पानी पी। आपने देखा रहेगा और वीडियो सबने देखा था, पानी पी रहे थे। तो अच्छा। जनता को सताया हुआ, परेशान किया हुआ है। और कैसी मानसिकता है कि बदला लेने के लिए दिल्ली की जनता को चुना, अच्छा। और दिल्ली जनता को पानी में डुबो दिया, अच्छा, डुबो दिया, सुप्रीम कोर्ट को डुबो दिया। तो ये कहे थे क्या वहां बाढ़ लाने के लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप देखिए, क्यों इतना सिस्टम बीजेपी का हो गया, बाढ़ भी ले आते हैं, पानी भी गिरा देते हैं, पहाड़ भी ढलका देते हैं। बैराज में वेस्ट है और ईस्ट है, उसको खोलना चाहिए था, चैनल को नहीं खोला, सारा पानी क्यों छोड़े दिल्ली की तरफ? अच्छा। एक साथ सारा पानी क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब है पूर्ण नियोजित साजिश के तहत, अच्छा। और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की नियति से अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से बदला लिया है। अच्छा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल से लड़ नहीं पा रहे हैं, अच्छा। आम आदमी पार्टी से लड़ नहीं पा रहे, अच्छा। तो जनता से लड़ रहे हैं। अच्छा। अगर बीजेपी की तकी भाई, हिम्मत जी। है तो आम आदमी पार्टी से लड़े, तकी अरविंद भाई, केजरीवाल से लड़े, जनता से क्यों लड़ रहे बहुत हैं? अच्छी बात की तकी भाई। मेरा छोटा सवाल रहेगा, आपने कहा बीजेपी ने किया, तो क्योंकि क्या आपने बीजेपी बात छेड़ी थी, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। छेड़ोगे तो मैं उस बात का पूरा आपको उत्तर भी लूंगा। क्या जो उत्तराखंड में तबाही मच रही है, पहाड़ ढरक रहे हैं, बादल फट रहे हैं, ये भी बीजेपी फटवा रही है क्या बादल को? बीजेपी बोली बादल फट जाओ, पानी गिराओ। बाहर जो तबाही हो रही है वो भी बीजेपी कराई है। अपने राज्य में ही उत्तराखंड में जहाँ पुष्कर धामी की सरकार है वो भी बीजेपी बहाव लेके आ रही है, और फिर बहाव दिल्ली में अगर आ जाता है तो आपके मुताबिक बीजेपी करा रही है। अपने राज्य को यहाँ तबाही करने उतारू है बीजेपी। कैसा जवाब आपका? जवाब गौरव भाई, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपके प्राइम न्यूज की तारीफ करता हूँ, जिसने और जगह आई हुई बाढ़ की बात करी। जी। आज की डेट में बाढ़ से दिल्ली में आई हुई जी। है, उसी की ज्यादा बात हो रही है। सबकी बात करूंगा भाई। उत्तराखंड में बाढ़ आई, हिमाचल में बिल्कुल बाढ़ आई, आई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई, नोएडा में पर आपने कहते बीजेपी बाढ़ लाई, इसे पूछ लिया मैंने। बड़ा पंजाब में बाढ़ आई, जी। सबने देखा। लेकिन ज्यादा फोकस जो लोग सड़क छोड़ के नाले में उतर के माइक में मीडिया बता रहे हैं कि यहाँ बाढ़ आई। मीडिया पर प्राइमर क्या करिए? मीडिया कर रहा हूँ, मीडिया प्राइमर क्या करिए? जो सत्य को दिखाने की हिम्मत करते हैं, अच्छा। मैं आपकी दाद कर देता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ। चलिए, कि आपने और जगह की बाढ़ की बात की, बिल्कुल बोलूंगा, जा आइए। अरे हरियाणा में बाढ़ आई है, बिल्कुल आई है। उसके वहाँ के लोगों ने क्या अपराध किया है कि उनकी बात नहीं की जा रही है? तो बीजेपी थोड़ा बाढ़ लाई है भाई। बाढ़ आई है, वहाँ लोगों ने क्या अपराध किया, उनकी बात नहीं की जा रही है। अच्छा। क्या जहाँ जो आपदा अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में आएगी, दिल्ली में आएगी या विपक्ष में आएगी, वही उसी में बात की जाएगी। नहीं। वो और तो चर्चा नहीं की जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी बात है, भारतीय जनता अब पार्टी, चर्चा इसलिए जरूरी है ना कि बाढ़ जो है बाढ़ सुप्रीम कोर्ट के घर तक पहुंचे, इसलिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं बीजेपी के खिलाफ, छुट्टियां कैंसिल होते ही बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से बदला ले रही है। अच्छा। और उसने सुप्रीम कोर्ट को डुबोने की साजिश करी है। इस तरह से सामने क्या आ बात जाए, है, क्या बात है, बाढ़ का रुख भी तय कर दिया, हर चीज को डुबो देती है, जो बीजेपी के विरुद्ध होता है। क्या बात है, लोकतंत्र को डुबो रहे, यूपीओ को डुबो रहे, अर्थव्यवस्था को डुबो रहे, दिल्ली को डुबो रहे, देश को डुबो दिया, भाईचारे को डुबो दिया है। और बीजेपी इस तरह कर रही है और जनता परेशान इस बात से। और रही बात विपक्षी एकता की, तो विपक्ष तटस्थ है, एक साथ खड़ा हुआ है। और बीजेपी की बत्ती गुल होने वाली है, और यूपी में बीजेपी की 0 सीटें आएंगी, एक सीट नहीं जीत पाएंगे। जिस तरह से हमने रणनीति बनाई है, बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी, 0 सीट आएगी। और जो ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर ओम प्रकाश राजभर को लेना पड़ रहा है, इसका मतलब योगी जी वहां 0 हो चुके हैं। अच्छा। पहला इंडिकेशन है। अच्छा। कि जिस क्षेत्र से वो राजनीति करी है, इतनी बार लगातार सांसद रहे, अगर वहां बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाना पड़ रहा है, इसका मतलब है योगी जी उस क्षेत्र में 0 हो चुके हैं। अच्छा।
और छोटी छोटी पार्टियों के पीछे भाग रही है जिनका कोई चेहरा नहीं है, जिनका एमपी नहीं है। तो मतलब बीजेपी डर रही है कि वो जाने वाली है। यूपी में 0 सीटें आने वाली है, दिल्ली में 0 सीटें आने वाली है, पंजाब में 0 सीटें आने वाली है, कर्नाटक में 0 सीटें आने वाली है, राजस्थान में 0 सीटें आने वाली है। बीजेपी का सुपर होने वाला है। 24 से एग्जिट पोल देखिए, कम सीटें मिलेंगे बीजेपी को। 24 से एग्जिट पोल प्राइम टीवी पर सही मोहम्मद तकी बता रहे हैं। ठीक है, 40 से कम सीटें मिलेंगी। ठीक है, हो गया इनकी रात की तकी भाई, हो गया बच्ची एकता से चल ठीक है, हो गया। 24 का एग्जिट पोल यहाँ सही मोहम्मद तकी बता रहे थे। हालांकि ऐसा एग्जिट पोल इन्होंने गुजरात चुनाव के समय बताया था, पर 5 सीटें जीते। हाँ, और जहां वहां भी सरकार बनाने जा रहे थे, आम आदमी पार्टी घुसने देंगे, चलिए ठीक है, डाल के बैठ गए थे। चलिए ठीक है, हमारे कैंडिडेट को अगवा कर लिया था, चलिए ठीक है, सूरत से वहां हमने सूरत बदल ली। क्या बात है, 5 सीटें लेके आए और राष्ट्रीय पार्टी में आपको साधु बात। ठीक है, यमुना साफ कर लीजिए जल्दी। ठीक है, बिल्कुल साफ करेंगे। हम अब जरूरत नहीं पड़ेगी, यमुना साफ हो गई है। चलिए, यमुना साफ हो गई, बाद ने यमुना साफ कर दिया है। आप लोगों की पार्टियों की और नेताओं की जरूरत नहीं है। यमुना अपने आप को यानी कहते ना कि प्रकृति ने अपने आप को खुद ही साफ कर लिया है। ठीक है, देशबंधु जी, अब यहाँ गंगा साफ करने के बाद निकलो, नहीं तो आप लोग भी बोलेंगे कि गंगा साफ नहीं की है। गंगा जी ने अपने आप को खुद साफ कर लिया है। कोरोना के समय गंगा जी साफ हो गई है, फैक्ट्रियाँ बंद थी और तमाम चीज़ें वहाँ पर दुरुस्त हो गई, अपने आप साफ हो गई। ठीक है, उस मुद्दे की बात नहीं करूँगा, पर यहाँ पर जिस तरह से सही मोहम्मद तकी ने एक नई बात कही है कि बीजेपी बाढ़ लेके आई है, जानबूझकर दिल्ली को डुबोया जा रहा है, हमारी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। चंचल यादव ने आपको यहाँ पर आरोप गिनाया है और बताया है कि आपने कोई वादा पूरा नहीं किया, तो सुधा मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार आपकी कोई चलने वाली नहीं है। देशबंधु जी, जवाब आपको तीनों को देना है। देखिए, तकी साहब से शुरुआत करूंगा, हमारे मित्र भी हैं, बहुत सारे चैनलों बोलते हैं। अच्छा, लेकिन आपको बता दूं, तकी साहब थोड़ा आवेश में आ जाते हैं, भाव में बह गए हैं। हाँ, इनके मुख्यमंत्री इतने चालाक हैं, हाँ, कि संविधान की सारी धाराओं को ही पलट दिया। आज आपको एक सत्यता बता दूं, क्या बात है, कि पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट जो शराब और शिक्षा का नया एलिमेंट बनेगा, कॉकटेल, अच्छा, वो आम आदमी पार्टी ही बनाएगी। अच्छा, और दूसरा वो एलिमेंट एक विस्फोटक होगा, दुनिया के लिए क्रांति होगी कि शराब और शिक्षा का। अच्छा। और आपको दूसरी बात बता दूं ना जी, जो मुख्यमंत्री संविधान की बात करता है, ये बात करते हैं, इन्होंने संविधान की सारी धज्जियां उड़ा दी। आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार, अंदर की बात बताऊं, आज तक इनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी फाइल पे साइन नहीं किया। अच्छा, अच्छा, सबसे बढ़िया 2 रुपए वाली पेन लेके चलते हैं। अच्छा, लेकिन आपको बता दूं जानकारी के, हाँ, अगर ये एक भी पेपर सैयद नहीं सुनिए सैयद जी, मैंने बोला था, देखिए सैयद साहब, नहीं सैयद साहब, नहीं सैयद साहब, चौथी पास राजा नहीं है, नहीं सैयद साहब, सुनिए, जब साइन कर, और सैयद साहब आप इतने बड़े चैनल पे बहुत बोले, अरे आप बहुत बड़े वरिष्ठ हैं, आप मेरी बात सुनिए, अगर आप एक भी पेपर मुख्यमंत्री के साइन किए, लीजिए, नया खुलासा कर दिया तो, अरे सुनिए, नया खुलासा कर दिया है, अरे मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लीजिए, बताइए, आपका मुख्यमंत्री इतना झूठा, मक्कार और चालाक ब्यूरोक्रेट्स रहा है कि वो जानता है, उसने सारे पेपरों पे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साइन किए, और आज उसी का नतीजा है कि वो बंदा जेल में है। अच्छा। और आप इस प्रश्न का जवाब देंगे, हाँ, जो आदमी इतना दूर था लीजिए, कि आज तक किसी पेपर पे, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भाई जी, प्राइम टीवी पे मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, ये पेपर दिखा दे। लीजिए, और फंस गए भाई, तकी भाई फंस गए आप। माननीय नेत्री कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी कहा, हाँ, हाँ, ये नेत्री ने कहा, हाँ, कौन भारतवासी है? हाँ, गौरव भाई, आप भी विदेशों में कवरेज करने गए, मैंने देखा न्यूयॉर्क गए, सिडनी गए, बहुत सारी प्रधानमंत्री, क्या वहाँ पे को भारतवासी मिलता है तो आपको गर्व नहीं होता? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? सबसे पहले आप गले लगाते हैं कि नहीं? वो जैसे देखता प्राइम टीवी इंडिया, और गौरव भाई मैंने भी देखा आपको कई टीवियों में, आपने न्यूयॉर्क में कवरेज की, सिडनी बाइडेन के पास भी गए, फ्रांस में अभी पुरस्कार मिला तो आप गए, तो आपको गर्व होता है कि नहीं मैं भारतीय हूँ? बिल्कुल होता है। मैं कांग्रेस की नेत्री से कहता हूँ, ये कैसा भारतीय बात करती हैं और सांसद की बात करती हैं कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और अपने देश की बुराई करते हैं। अच्छा, अरे ये कहाँ की संस्कृति है भाई? जननी जन्म भविष्य स्वर्गादपि गर्यसी। अरे मैं तो देखा हूँ मिट्टी खाकर देश का जवान मर जाता है, आप उस पर सवाल उठाते हैं, और आप अभी विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं। चैनल में 2 प्रवक्ता, सपा प्रवक्ता में नहीं बैठ रही है, 2 बार, एक बार जोड़ी बैठी थी, और रही बात हमारे हिसाब मानते हैं। अरे 2014 में हम 5 साल हमने अपने काम किए, वादों की बात करती है, हमने जो जनहित के कार्य किए, 55 साल कांग्रेस रही, ना बिजली दे पाई, ना पानी दे पाई, ना स्वास्थ्य दे पाई, ना खाते दे पाई, और हमने दिया उसी का परिणति था। 2019 में फिर आए
2019 से 2023 तक ये 4 साल जो काम किया गौरव भाई हैट्रिक मारेंगे, इतिहास बनाएगा भारतीय जनता पार्टी। और रही बात समाजवादी पार्टी की, जब यहाँ तालमेल नहीं हो रहा है, बेंगलोर में बड़े नेताओं में क्या होगा? दिक्कत यह है प्रधानमंत्री सब बनना चाहते हैं। अच्छा, अब 365 पार्टियां, अच्छा, एक एक दिन का तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। और बार बार ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, अरे कांग्रेस की नेत्री और सपा की नेत्री 130 करोड़ लोकतांत्रिक देश में चुने हुए प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री करने में शर्म आती है। अच्छा, आज देश विदेश की किसी धरती पर चला जाइए, फ्रांस चले जाइए, मिस्र चले जाइए, चले जाइए, अपने ससम्मान फ्रांस में सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, उससे पहले बाइडेन ने दिया, लेकिन इनको वो नहीं दिखता। अच्छा, इनके नेता महानुभाव, आप बताइए कितनी शर्म की बात है। पूरा का पूरा परिवार जमानत पे है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाप्तवादी पार्टी हो गई है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन आ नहीं सकती हूँ। एक यही जिला है रायबरेली, जहाँ कहते थे 7 पीढ़ियां आ गई, उसको हम लंदन बना देंगे, इटली बना देंगे। अच्छा, इटली बना। अच्छा, लड़की आ नहीं सकती हूँ। रायबरेली में आप भी कवरेज करने गए हैं, स्थितियां देख रहे हैं जी। और एक महिला आई और सेवा करके हरा दी तो केरला चले गए। अच्छा, और लोकतंत्र में हम बार बार चुनाव में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कभी शून्य थी, लेकिन आपको बता दें, नहीं, आप जो कहती है ना, यहाँ सारे आपके असफल प्रयोग हो चुके हैं। सब कर लिए, बुआ बबुआ की सरकार भी बन गई, साइकिल की जोड़ी भी बन गई। अब वहाँ बेंगलोर में हो सकता है मैसूर में हाथी मिल गया तो हाथी पे बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ हाथी तो साथ भी नहीं दे रहा है। अच्छा, हाथी को खुद भी विपक्ष कर रहा है। अच्छा, भाई साइकिल तो पंचर हो गई। अच्छा, और दूसरी बात, वादे की बात, 14 से लेके 19 तक का हमने जो कार्य किया उसका रिपोर्ट कार्ड दिया। 2019 में फिर हम जीते। और आप तो बता दीजिए भाई, लोकसभा की जितनी 5 काम बता दीजिए, 5 बता दीजिए। 2019 में 2014 से ज्यादा बढ़ गई। और इसी विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड बता। और रही बात आम आदमी पार्टी, वो तो कहीं है ही नहीं, केवल आपको बता दें। अरे मैंने आपको बोला एक इतना धूर्त मक्कार है, झाड़ू लगाता है और सारे नेता। और आपको बता दूं, 22 साल सार्वजनिक जीवन में रहे, एक आरोप नहीं लगा पाए, एक आरोप। और जो डिग्री में होता है धूर्त आदमी, साइन नहीं करता, वो जेल जाएगा। उपराज्यपाल के पास खड़ा हो जाता है। जिले बना रहा था, 7 जिले बना रहा था, और महाराष्ट्र दिल्ली का चौपटा नाश कर दिया। हो गया देशबंधु भाई जी, ठीक है। देशबंधु भाई, मेरा यहाँ पर कहना है, सुरा मिश्रा जी आपसे 5 काम पूछ रही है। 5 काम बता रही, फिर चंचल भाई के लेता हूँ। 3 बता दे, डिस्काउंट दे रहा हूँ, आपको मौका दो का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 5 काम बता। अरे साइन वाले पेपर दिखा दीजिए, त्याग पत्र दे दूंगा। धूर्त मक्कार, ये देखिए, मैंने कहा तो मैंने डिस्काउंट दे दिया। अरे 3 का उन्हें 3 बता दिया, 2 का डिस्काउंट दे दिया। सैयद जी, मैंने बहुत बड़ी बात बोली, राजनीतिक संन्यास। आपके पास खुद नहीं होगा पेपर, आप जब मिलने से तरसते होंगे। धूर्त मुख्यमंत्री आपसे मिलता नहीं होगा। अरे 3 काम बता दीजिए। अरे 5 पूछे, चलो ठीक है, ताकि भाई हो गया, चलो हो गया, चलो हो गया, देशबंधु भाई हो गया, आप नहीं गिना पाए और बोल नहीं ठीक हो गया, चलिए। अरे काम बताओ भैया, ताकि भाई हो गया, पेपर नहीं दिखा पाए आज तक। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया 3 काम। ताकि भाई सुराजी बोलिए। बड़ी शांति सुन रहा था, तो शांति सुनना प्लीज, हाथ जोड़ के, क्योंकि जनता भी समझ नहीं पाती क्या हो रहा है। अच्छा, देखिए दूसरी चीज है, सदन हो गया वैसे, सदन लगने लगता मुझे। मैं बताता हूँ, देखिए याद करिए, प्रधानमंत्री 70 साल चिल्लाते थे जी, 70 साल। अब खैर 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी कार्यकाल को जोड़ लेते थे वो। अच्छा, वो अलग बात है, वो नहीं मानते हैं कि मतलब जो सरकार भी रही है। अच्छा, उस तरीके से हमारे जो बीजेपी के पैनलिस्ट साहब बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि 35 साल से जो है, मैंने 55 वर्ष कहा, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आपने ध्यान से नहीं। ठीक बात है, ठीक है, आप अगर जोड़ लेंगे तो 56 साल कांग्रेस की सरकार हो सकता है, आप ही जानते होंगे। हो सकता है। और रही बात कांग्रेस, जो आप कहते हैं इंडिया शाइनिंग 6 बजे, उन्होंने जो हो गया, चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ और बात। ठीक है देशबंधु भाई, देखिए हो गया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने बोला था 60 साल बनाम 60 महीने चाहिए। अच्छा,
मैंने जितने वादों की बात करी गौरव भाई बड़ी ईमानदारी से, मैं संबित पात्रा टाइप की डिबेट पे बात नहीं करता हूं, चूंकि होता है समझ में नहीं आया मतलब क्या है। अच्छा, मेरा सिंपल सी बात है, मैंने आपको पूछा कि आप बताओ 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। मैंने पूछा 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात हुई, जो काला धन 3 गुना बढ़ गया हिंदुस्तान का पैसा बाहर विदेशों में। अच्छा। दूसरा मैंने पूछा 2022 तक, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए देशबंधु भाई, देशबंधु भाई, देशबंधु भाई आपने कहा था रिटायरमेंट की बात की, सही से आपको देख नहीं पाया था, मैं सही से आपको देख नहीं पाया था क्योंकि सर पे थोड़ा सा मुझे लगा काफी, लेकिन आप नौजवान हैं। अच्छा। मैं लगा कि 75 तो नहीं पार कर रहे हैं, रिटायरमेंट बात कर रिटायरमेंट की। अच्छा। तो मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं हमारी मानसिकता नहीं है, हमारी मानसिकता नहीं है। वो आपने कहा कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, तो मैंने पलट के देखा रिटायरमेंट होता ही नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, सुनिए ना देखिए, तो मैंने बोला कि 60 साल बनाम 60 महीने की बात हो रही थी। मैंने जो भी बात हुई, जो प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े लाल किला की प्राचीर से बोला करते थे, भाई बहनों 2 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अच्छा, किसानों की समस्याएं दूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अच्छा, भाई बहनों सम्मान निधि दिया कि नहीं दिया? भैया सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब प्लीज, देशबंधु भाई, देशबंधु भाई आप अभी बोलिएगा, मैं डिबेट करा दूंगा, देशबंधु भाई प्लीज, देशबंधु जी गलत बात है, देशबंधु भाई प्लीज, देशबंधु भाई प्लीज सुन लीजिए, अभी उनकी बात पूरी मैं करूंगा, आपको जवाब आपको देना है, जवाब आपको देना है, प्लीज बोलिए। 2022 तक गंगा सफाई की बात की थी, उसके बारे में इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। हजारों करोड़ रुपए के खा गए ये लोग पैसा। और मैं बता दूं, अब तो सुनिए, बजरंग बली, प्रभु श्री रामचंद्र जी, सबके नाम का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं। अच्छा। अभी आप चले जाओ अयोध्या के नाम पे बड़ी लंबी लंबी बातें हो रही, बड़ी लंबी। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, परशुराम की मूर्ति तो आप भी लगवा रहे थे, और अभी काशीराम की मूर्ति आप भी लगवाए हैं। हम लोग झांसेबाजी वाला काम नहीं करते हैं, जो कहते हैं मन से करते हैं, मन से करते हैं। यहाँ तो पूरा चंदा का चंदा गायब हो जाता है। अच्छा। दूसरी बात मैं कहना चाहता, सिंपल सी बात है, देखिए अभी बात हो रही थी विपक्षी एकता की, और आज के समय में आप देखिए ऐसे ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग मिला रहे हैं। भैया सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी के लोग मिला रहे हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, फिर भी उनको 1 सीट 2 सीट 3 सीट, क्योंकि पता हो गया कि हमारा सिंहासन हिल गया है। अच्छा। मोदी ब्रांड खत्म है। अच्छा। और 2024 में आपको बता दूं, जिस तरीके से जनता एकजाई हो रही है, जिस तरीके से पूरी पार्टियां एकजाई हो रही हैं, आप देखेंगे प्रधानमंत्री को थोड़ा उठा के निकलने का वक्त आ रहा है। और पूरी बात सुन लीजिए। और दूसरी बात मैं बताता हूं, जितने भी अभी मैंने बताया था कि 1900, आपने जो घमंड है ना कि हम 72 सीट 68 सीट 67 जीते हैं, आप मैंने बताया तो 1999 में 58 सीट आपके पास थी। 2004 में इसी जनता ने आपको 2.5 का आंकड़ा नहीं पार करने दिया था, उठा के फेंक दिया था। वो सेम उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, जान लीजिए। हो गया, सुरा बोलिए, सुरा जी बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, जिस तरह से हमारे भाजपा प्रवक्ता भाई उत्तेजित हो रहे थे, मेरा उनको आज एनर्जी बूस्टर लेके आए भाई, डिबेट है, रुकते ही नहीं है, डिबेट है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, रणनीति बहुत मेहनत कर रही है जी। हाँ, सारे बीजेपी लोग साथ से भरे हुए हैं। हाँ, आप लोग साफ भूखी है अपने आप नहीं है जी। नहीं सुनिए गौरव जी प्लीज जी बोलिए। अति उत्साह ना कभी कभी अपने लिए घातक हो जाता है। अच्छा। और इसी अति उत्साह में हमारे भाई ने ऐसी सी बातें की, ऐसे कॉन्फिडेंस आप किसी एक चीज की बात करते हैं, तुलना बहुत जरूरी होती है। प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज सुन लीजिए, मैं आपके ही फायदे की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप ही लोग फंसते हैं इसलिए बातें करके। बहुत धन्यवाद। इन्होंने बोला कि जी बहुत जी सुन लीजिए, बोलिए। तो इस देश में राजनीति में जो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत शुचिता और सदाचार बचा हुआ था, 9 सालों में समाप्त करने का जितना अति उत्साह चाहिए, इन्होंने उसको पूरा किया। क्या बात, उसके लिए इनको बधाई जी। दूसरी बात, इन्होंने जब हमारे राहुल जी की बात की, तो ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति इस देश में, इस देश की जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। और विदेश में उन्होंने जो कहा था, इनके आईटी सेल का झूठ कितनी बार पकड़ा गया। उन्होंने सीधे पहले कहा था कि हमारे देश का अंदरूनी बात है, उसको हम खुद सुलझाएंगे जी। लेकिन हमारे देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए पहले प्रधानमंत्री ने जाके विदेश में कहा कि इस देश में जन्म लेने पे लोगों को शर्म आती थी। ये कौन सी भारतीयता की बात थी? क्या इसमें भारत माता की शर्मिंदगी की बात नहीं थी? आप उस बात को भूल जाते हैं। मैं इन बातों पे नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि ये ओछी राजनीति है। आपसे मैंने 5 काम पूछा जी। भाई आप जिस काम की इतनी बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए जितने संस्थाओं के नाम पे आप अपना नाम कमा रहे हैं, जिस विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जाके कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने मुझे कहा कि मैंने आपके देश के गुरु से शिक्षा प्राप्त की है और मैं आज इस मकाम तक पहुंचा हूं। तो क्या 2014 के बाद वो पढ़ने आए थे?
या आप 2014 की बात पढ़े हैं? या प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया होगा इसके पहले, क्या 2014 के पहले किया था क्या? मुख्यमंत्री कहीं और थे क्या? क्या ये भारत में नहीं थे? या इस देश में जितने संस्थान है, इस देश के विकास के जो कारण हैं, क्या 2014 के बाद आए हैं क्या? तो आपके पास उत्तर ना होगा। इस देश में हमने हर उस मूलभूत संसाधनों का विकास किया, हरित क्रांति आई, दुग्ध क्रांति आई, विकास के जितने पायदान हो सकते हैं आगे बढ़ने के, युवाओं को रोजगार, प्रौद्योगिकी, हर चीज में आगे लाने का सारा काम, सरकारी नौकरी में ज्यादातर भर्तियां हुई हैं, वहां के तथ्यों को जांचिए तो आपको मालूम चलेगा कि मैक्सिमम नौकरियां कांग्रेस की सरकार में दी गई हैं। अच्छा। आपके समय में 1 करोड़ के लगभग नौकरियां खाली हैं पद, आप और नौकरी क्या देंगे? आपने खाली पदों को नहीं भरा, आप नौकरी कहां से दे पाएंगे? तो शर्मिंदगी इस बात की होनी चाहिए, देश में पद था और पद होने के बाद आप नौकरी दे नहीं पाए, तो शर्मिंदगी इस बात की है कि हम इस देश में जो दूसरों को शर्मिंदगी की बात कह रहे हैं, हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि इस देश के लोगों ने अपने 1 करोड़ रोजगार को नहीं दिया जो कि था। सर्जना कहां से करेंगे आप? तो झूठ बोलना बंद करिए, देश की जनता को भरमाना बंद करिए और कम से कम भारत देश के विकास पे हंसना बंद करिए। शर्मिंदगी की बात है। ठीक है, सहमत तकी कुछ बोलेंगे? तकी भाई, यहाँ पर गठबंधन बन रहा है जी, बोलिए। हमारे बहुत काबिल दोस्त देश बंधु दीक्षित जी, हाँ, बहुत सम्मानित, मान रहे काबिल है वो, मानते हैं काबिल है, सम्मान करता हूँ, चलिए, और रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। मैं ये भी एक बहुत अच्छा बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई विपक्ष में ये तय नहीं हो पा रहा है कि नेता कौन है और दुल्हा कौन बनेगा। बार बार सवाल बीजेपी पूछ रही है। सबसे बड़े दुल्हा के दावेदार आप ही के पार्टी के, वो साइन ही नहीं करेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के नहीं किया तो प्रधानमंत्री के कतई ही नहीं करेंगे। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है तकी भाई, आपको नहीं पता होगा, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में सुष्मा जी वास कर रही है। अरे भाई नहीं, आप साबित हो, नहीं बात नहीं, अब दोबारा अन्ना हजारे नहीं मिलेंगे, काट के हारी एक ही बार चलती है और वो चढ़ गई और लोकसभा में नहीं चढ़ती। अरे आप तो बहुत परेशान, अरे भाई हमारे प्रधानमंत्री 22 साल से, अरे 22 साल पे चलिए देशबंधु भाई जवाब दीजिए। देशबंधु भाई प्लीज, बीजेपी जीरो आ रही है, देशबंधु भाई, देशबंधु दीक्षित, और आपके पास यही ईडी, सीबीआई, इन्फोर्समेंट सारा तंत्र है, लेकिन वो आदमी के चलो ठीक है, देशबंधु जी, देशबंधु जी प्लीज, हो गया एक आरोप नहीं और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी चेंज करने वाली है। और आपको बता दें अभी आम आदमी पार्टी जिसने कोई व्यक्ति जेल जाएगा, छोटा सा राज्य बाढ़ आ जाती है, कभी कूड़ा नहीं उठता है, झाड़ू बार नहीं चलती, अपने नाम से आपको बता दे झाड़ू नहीं चलती बार बार। 22 साल जसवंत जी पहले तकी को सवाल कर लीजिए, सवाल उनको कर लीजिए, जवाब आपको देना है। आप इस सत्ता पक्ष में बैठे, तकी भाई पूछिए सवाल क्या है? प्रधानमंत्री जी ने अपने जीते जी हाँ, अपने नाम पे स्टेडियम का नाम रख लिया और सरदार वल्लभ भाई नहीं, पटेल वो का नाम जनता हटा दिया, लगती है, नहीं, बिल्कुल और लगती है। जिनके बहुत बड़े भक्त बना करते थे, ये जनता किसी को लगती बता सकते हैं, ये और किसी को भी हटा सकते हैं। गौरव जी 10 सेकंड मेरा सवाल है। इतनी बड़ी शख्सियत, सवाल तो सुन लीजिए तो बता पाएंगे। उसके नाम पे बड़े स्टेडियम का नाम बदल दिया। अरे क्या कर दिया बीजेपी ने? चलिए हो गया गौरव जी, चलिए बार बोलिए, 10 सेकंड मेरा, 10 सेकंड, और वही 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड, 10 सेकंड, चलिए हो गया। आप लोग मछली मंडी में बनाइए, समझ में नहीं आ रहा है, गला फाड़ मत चिल्लाइए, समझ में नहीं आ रहा है, गला फाड़ मत चिल्लाइए, ये प्राइम डिबेट है, मछली मंडी नहीं है। हो गया तकी भाई, हो गया ठीक है, तकी भाई हो गया, नहीं ठीक है ठीक है, बीजेपी खबर खो देंगे। 30 सेकंड, 30 सेकंड, मेरा सवाल है, मेरा आप किसको बटेगी? सुन लीजिए, अच्छा शिक्षा किसको बटेगा? लूट किसको बटेगा? टेलीकॉम कौन लूटेगा? सड़क कौन चलो ठीक है, गौरव जी, माइंड कौन लूटेगा? चलो ठीक है, कौन लूटेगा? ठीक है, देशबंधु भाई हो गया, चलिए देशबंधु भाई हो गया, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, देशबंधु भाई हो गया, ठीक है ठीक हो गया, चंचल बोलेंगे, चलिए ठीक है, चंचल बोलेंगे, 30 सेकंड, बोलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड केवल हाथ जोड़ करके। बोलिए। मेरा सवाल सिंपल सा है, चलिए। प्रधानमंत्री जी
के पास जो स्टेमिना है झूठ बोलने की पराकाष्ठा है। अभी अमेरिका में सुन लीजिए, अभी अमेरिका में सुन लीजिए, अरे पहले सुनिए तो, अरे पहले सुन तो लो भैया, अभी सुन तो लो, जवाब नहीं दे पाएंगे, सुन लीजिए, अब सुनिए 1 मिनट, पहले झूठ तो सुनिए। अमेरिका में जाकर के प्रधानमंत्री, अमेरिका में जाकर के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बन जाती है, हर सप्ताह में एक IIM बन जाता है, हर बन जाता है। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ विपक्षी एकता की बात थी, विपक्षी एकता यहाँ एकजुट होती नजर आई और सबने बीजेपी पर यहाँ पर कड़ा हमला बोला, पर बीजेपी भी यहाँ पर अपने आप को निश्चित रूप से बचाती हुई और अटैक करती नजर आई। खैर, अटैक, आरोप प्रत्यारोप, ये तो हमारे लोकतंत्र की जो चीजें हैं वो ही हमारे देश के लोकतंत्र को सबसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। वो लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर इस लोकतंत्र में जनता के मुद्दों की बात भी होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए तमाम तरह के लोग पार्टियों में जुड़ रहे हैं, दलों में जा रहे हैं और अपना अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। अब ये मजबूरी है या जरूरी है, वो जनता भी जानती है और शायद नेता भी जानते हैं, क्योंकि नेताओं के बयान आए दिन आते रहते हैं और जनता भी समझ चुकी है कि जो भी गठबंधन अब हो रहे हैं ये केवल 24 की सत्ता के लिए है। जो भी गठबंधन हो रहे हैं वो केवल यहाँ पर केंद्र की सरकार बनाने को लेकर है। जो भी गठबंधन यहाँ हो रहे हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए है। कोई गठबंधन यहाँ जनता के लिए नहीं हो रहा है। अगर जनता के लिए गठबंधन होता तो शायद सारे गठबंधन मिलकर यहाँ पर जनता के तमाम मुद्दों के लिए संघर्ष करते नजर आते। मैं मानता हूँ बैठक होती है, अगर वास्तव में ये बैठक जनता के किसी मुद्दे को लेकर हो जाए या जनता के किसी मुद्दे को लेकर यहाँ संघर्ष हो जाए तो शायद सत्ता पक्ष भी यहाँ पर कुछ बदलाव करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से विपक्षी एकता और सत्ता पक्ष की बात करने की नीति के साथ साथ मैं एक बात जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो बैठक पटना में 23 जून को हुई थी, जो बैठक यहाँ पर कल होने वाली है, जो बैठक बीजेपी की होने वाली है, मैं बीजेपी को सत्ता पक्ष को अलग करते हुए विपक्ष की बैठक की बात करूंगा। जितने दल विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं, अगर सारे एकजुट होकर बीजेपी को हराने की बात के अलग अगर जनता के किसी एक मुद्दे पर संघर्ष कर लेंगे तो तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी और जनता के कम से कम अमर हो चुके मुद्दे सुलझ जाएंगे, चाहे वो रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो। अपने डिबेट के माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक संघर्ष विपक्ष के नाम होना चाहिए, जहां पर सारे लोग एक साथ मिलकर संघर्ष करें धरातल पर, सरकार के खिलाफ, मुद्दों के खिलाफ, जनता के लिए और आम जनता के लिए। वो जनता जो जनता जनार्दन है, वो जनता जो आपको वोट देती है, वो जनता जो आपको सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।